हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, ये नेशनल इनकम चैप्टर 4 की वीडियो है। आओ देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स के साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो आओ एक एक करके ध्यान दो। देखो बच्चा, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का मापन, कि हम किस तरीके से राष्ट्रीय आय माप सकते हैं, कैसे हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, और राष्ट्रीय आय को मापने की जो टोटल विधियां होती है, जो मेथड्स होते हैं आपको नेशनल इनकम निकालने के, वो टोटल 3 मेथड है आपके पास। ठीक है, टोटल 3 मेथड है आपके पास नेशनल इनकम को निकालने के। देखो, पहला है मूल्य वृद्धि विधि, जिसको आप जो है एक और नाम से भी जानते हो, मूल्य वृद्धि विधि, जिसे आप एक और नाम से जानते हो, जिसे कुछ लोग उत्पादन विधि या फिर जो है ये दो नाम मेनली होते हैं, मूल्य वृद्धि और उत्पादन विधि। और ये है आपका दूसरा आय विधि, और तीसरा है आपके पास व्यय विधि। तो आज मैं आपको एक एक करके तीनों मेथड के फॉर्मूले सिखा दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोशिश करो कि न्यूमेरिकल इंग्लिश में करने की कोशिश करो। ठीक है, और हिंदी में भी मैं सारे वर्ड्स बोलूंगा, तो जो बच्चा हिंदी में बना रहा है वो हिंदी में नोट्स लिख लेना। सिर्फ ऐसा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, सवालों के लिए बोल रहा हूं। और हाँ, एक बच्चे ने कमेंट में कहा था कि भैया क्या सही रहेगा कि हम इंग्लिश में सवाल करें और हिंदी में आंसर लिखें। बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल नंबर मिलेंगे। मैं सच बोलूं आपको, मेरी खुद की भी को हिंदी में थी, मेरा पूरा पेपर हिंदी में था, बट जो है जो न्यूमेरिकल सवाल है वो मैं इंग्लिश में करता था। वजह बहुत साफ है, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं न्यूमेरिकल में वो समझना आसान है। ठीक है, तो आओ ध्यान दो, पहले मेथड पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखो क्या है पहला मेथड आपका, थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे, पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये है पहला मेथड। देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। या हिंदी वालों नाम लिखते रहना बच्चों, और मैं तो कहूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो ताकि समझना बहुत आसान हो। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, दूसरा नाम इसी का वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि। सीधा ध्यान दो, ये मेथड हमें कहां लेके आता है, ये मेथड हमें जीडीपी एमपी पे लेके आता है। क्या जीडीपी एमपी ही नेशनल इनकम है? नहीं, ये तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी सकल घरेलू उत्पाद। डीपी मतलब घरेलू उत्पाद, एमपी मतलब बाजार कीमत पर। मैं आपको बता चुका हूं कि जो नेशनल इनकम होता है उसको हम एनएनपीएफसी से इंडिकेट करते हैं। राष्ट्रीय आय को, पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी से इंडिकेट करते हैं। जो भी इस वीडियो को देखेगा पिछला जरूर देख लेना। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम को किससे इंडिकेट करते हैं? एनडीपीएफसी से। डोमेस्टिक इनकम मतलब घरेलू आय। ठीक है, फुल फॉर्म उम्मीद करता हूं सबको पता है, एन फॉर नेट, एनपी फॉर नेशनल प्रोडक्ट, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट, हिंदी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। और ये क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। ठीक है, तो एक बार आप जीडीपी एमपी पे पहुंच जाओ, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड कहता है कि हम आपको कहां लेके आएंगे, जीडीपी एमपी पे। और एक बार आप यहां पे आ जाओगे तो आसानी से यहां तक कन्वर्ट कर लोगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, सबको पता है कि कभी भी जी से एन पे आना होता है तो क्या करते हैं, जी से एन पे माइनस डेप्रीशिएशन, और एन से जी पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रीशिएशन मतलब मूल्यह्रास। सेम ऐसे ही एमपी और एफसी, याद है कुछ? एमपी से एफसी पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस करते थे हम एनआईटी। एनआईटी फुल फॉर्म क्या था? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और एफसी से एमपी पे जाना है तो क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं एनआईटी। ठीक है, और सेम ऐसे ही बच्चों मैंने बताया था आपको, एनपी और डीपी में रिलेशन है ना, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिलेशन। क्या बात हुई थी हमारी? अगर कभी राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद पे जाना है तो माइनस कर लो आप क्या, एनएफआईए, और डीपी से एनपी पे जाना है तो क्या करना है, तो प्लस करना है क्या, एनएफआईए। तो ये मैं क्यों याद दिलवा रहा हूं, ये पिछली वीडियो की चीज है। ये क्यों याद दिलवाया मैंने आपको? वजह बहुत साफ है। उत्पादन विधि कहता है कि मैं आपको जीडीपी एमपी पे छोड़ दूंगा, लेकिन नेशनल इनकम कहां है, एनएनपीएफसी पे। तो अगर आप जीडीपी एमपी पे आओगे तो आप कन्वर्ट करोगे, जी से एन पे आने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैंने बताया, जी से एन माइनस करोगे किसको, मूल्यह्रास को, डेप्रीशिएशन को। फिर उसके बाद डीपी से एनपी पे आने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, डीपी से एनपी पे जाने के लिए आप प्लस करोगे किसको, एनएफआईए को।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, और उसके बाद एमपी को एफसी पे लाने के लिए क्या करोगे, तो मैंने बताया कि अगर एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस करना है एनआईटी। चलो स्क्रीनशॉट करो, फिर प्रोडक्शन मेथड में आपको समझाता हूं, जल्दी कर, हटा दूं, ध्यान देना सभी लोग प्रोडक्शन मेथड की तरफ। क्या बोला मैंने आपको, उत्पादन विधि कहां ले आएगा, जीडीपी एमपी पे, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, तो देश में जितने उत्पादक हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर जो वस्तु और सेवा बनाते हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वैल्यू एडिंग, मूल्य वृद्धि। क्या होता है मूल्य वृद्धि, मैंने बताया था आपको कि ये मार्कर मैं 10 रुपए का बनाता हूं और 15 का बेचता हूं, 10 का बनाया 15 का बेचा, तो कितनी मूल्य बढ़ा दी मैंने, 5 रुपए से वैल्यू बढ़ गई इसकी, तो वो मूल्य वृद्धि है। तो देश में जितने उत्पादक हैं सब क्या कर रहे हैं, मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड। क्या मूल्य वृद्धि का एक और कोई नाम है, हाँ देखो कुछ लोग इसको जीवीए एमपी से बुलाते हैं, जी फॉर ग्रॉस, हिंदी सकल, वीए वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि, और एमपी मार्केट प्राइस बाजार कीमत। तो अगर आप देश में जितने फर्म हैं सबका वैल्यू एडेड निकाल लो और उसका कर लो बच्चा समीशन, समीशन मतलब सिग्मा जोड़, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे आप जीडीपी एमपी पर आ जाओगे उत्पादन विधि से। बताओ क्या आपको इतनी बात ठीक है। अब सर नई समस्या आ गई, नई समस्या ये कि हम मूल्य वृद्धि कैसे निकालें, तो मैंने बताया तो आपको, कितने का बेचा माइनस कितने में बनाया, कितने का बेचा इट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य, कितने का आपने सामान बेचा उत्पादन का मूल्य, और माइनस क्या करना है, कितने में बनाया, कितने में बनाया इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती लागत। याद रखो, हिंदी लिख लो, इसके कुछ और नाम भी हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मध्यवर्ती लागत, मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती क्रय, 3 नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती लागत, मध्यवर्ती उपभोग और मध्यवर्ती क्रय, लिख लो। तो जैसे ही आप उत्पादन के मूल्य में से मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपको वैल्यू एडेड मिलेगा, मूल्य वृद्धि मिलेगी, किसकी, एक फर्म की। याद रखो, अगर 5 फर्म है तो फर्म उत्पादक, अगर 5 उत्पादक है तो पांचों कैसे निकालना है, निकाल के जोड़ना है, जोड़ते ही कहां पहुंच जाओगे, जीडीपी एमपी पे। बोलो ठीक हो, ठीक हो सब, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन आसान होगा तो मूल्य क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य सीधा गिवन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आसान नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 चीजों का जोड़ है बेटा, सेल्फ कंजम्पशन, हिंदी स्वैत उपभोग, सेल्स मतलब बिक्री, और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। जो आपका उत्पादन है वो 3 हिस्सों में जाता है, या तो आपने स्व उपभोग कर लिया, खुद बनाया खुद यूज कर लिया, जैसे मान लो कि आपकी टी शर्ट्स की फैक्ट्री है तो आपने टी शर्ट बनाया और कुछ टी शर्ट खुद ही अपने पारिवारिक उपयोग के लिए ले गए, तो या तो आप सेल्फ कंजम्पशन कर गए हो, या आपने सेल कर दिया, बाजार में बेच दिया, बिक्री कर दी, या आपने स्टॉक में रख दिया है, ठीक है, फ्यूचर में बेचने के लिए स्टॉक में डाल दिया, चेंज इन स्टॉक। तो याद रखो, उत्पादन का मूल्य 3 चीजों को जोड़ के आएगा, सेल्फ कंजम्पशन, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, हिंदी स्वैत उपभोग, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। चलो जी आगे बढ़ो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सेल्स गिवन होगा, और अच्छी नहीं है तो सेल्स आपको निकालना पड़ेगा। बच्चों सेल्स निकालने के 2 तरीके, बिक्री निकालने के 2 तरीके, एक तो बहुत सिंपल, कितने यूनिट बेचे आपने इनटू प्राइस पर यूनिट। सपोज ये पेन बेचते हैं हमने 100 पेन बेचे, एक पेन 20 रुपए का, तो सेल्स कितना आ गया, 2000 रुपए। तो सेल्स का एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है बेटा, कहां बेचोगे, ऑब्वियस सी बात है, देश में बेचेंगे तो डोमेस्टिक सेल, घरेलू बिक्री, बाहर बेचेंगे तो देश से बाहर बेचेंगे तो एक्सपोर्ट। तो अगर सीधा सेल्स नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों को जोड़ के हमें बिक्री मिलेगी, या तो दूसरा तरीका कि कितनी इकाइयां बेची मल्टीप्लाई 1 यूनिट कितने का था, तो आपको सेल्स मिल जाएगा। बोलो ठीक हो। फिर आगे बढ़ो, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग मतलब अंतिम स्टॉक, क्या होता है, जैसे सपोज ये साल है तो साल के आखिरी में जो माल बच गया क्लोजिंग स्टॉक। और बच्चे ये गलती से यहाँ पे प्लस का साइन डल गया है, इसको आप माइनस का साइन डाल दें, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के प्रारंभ में कितना स्टॉक था, ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक मिलेगा। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट जोड़ के सेल्स मिलेगा।
और सेल्फ कंजम्पशन का कोई पार्ट नहीं है। फिर सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इन तीनों को जोड़ के उत्पादन का मूल्य वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती कंजम्पशन, मध्यवर्ती लागत को माइनस करोगे तो वैल्यू एडेड मिलेगा एक फर्म का। देश में जितने फर्म हैं सबका वैल्यू एडेड निकाल के जोड़ोगे तो जीडीपी एमपी मिलेगा। और फिर नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं आपको पता है। अब इधर ध्यान दो, एक तो सबसे पहले बात इस बात पे ध्यान दो कि इसके मैंने कई सारे नाम बोल दिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेज, हिंदी मध्यवर्ती लागत, मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती क्रय। ठीक है, अच्छा, या तो ये क्वेश्चन में सीधा दिया होगा और नहीं दिया होगा तो याद रखो ये तीन चीजों का जोड़ है। पहला, परचेज फ्रॉम अदर फर्म। अरे भैया आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज ये टी शर्ट हम बनाते हैं, तो इस टी शर्ट के लिए जो धागा है वो हमारे यहाँ नहीं बनता, तो हम किसी ना किसी दूसरे उत्पादक से वो धागा खरीद के लाएंगे, तो उसे हम कहते हैं परचेज फ्रॉम अदर फर्म। अब मान लो इंपोर्ट, इस पे जो ये कलर हुआ पड़ा है, ये कलर हमारे देश में नहीं मिलता, हम इसे बाहर से विदेश से खरीदते हैं, तो उसको इंपोर्ट या आयात बोलते हैं हिंदी में, तो आयात। परचेज फ्रॉम अदर फर्म प्लस इंपोर्ट और प्लस पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, जो बिजली का उपयोग होगा, जो मशीन चलेगी टी शर्ट बनने के लिए तो बिजली यूज होगा ना, तो बिजली ईंधन जो उपयोग हुआ वो। तो याद रखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो सीधा गिवन होता है और नहीं गिवन है तो तीन चीजों का जोड़ है, अन्य फर्मों से क्रय, ठीक है, आयात और पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने यूज किया। ठीक है, तो तीनों को जोड़ते इंटरमीडिएट आएगा। अब देख लो बच्चों, जिस बच्चे को उत्पादन विधि, जिसका नाम मूल्य वृद्धि विधि भी है, उसका प्रश्न करना है पेपर में अटेम्प्ट, तो देखो मैं आपके आगे अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊंगा कुछ। ठीक है, तो जिसको अटेम्प्ट करना है उसको ये उत्पादन विधि का फॉर्मेट जरूर आना चाहिए। मैं चाहता हूं आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, जल्दी से तेजी में कर लें। ठीक है, तेजी में कर लो कर लो कर लो, खिचक जल्दी। चलो अब मेरी बात को दोबारा सुन लो। देखो एक तो ये माइनस का निशान है, आप ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। ठीक है, क्या है, उत्पादन विधि कहां लेके आता है आपको, जीडीपी एमपी पे। इसके लिए क्या करना है, सबका मूल्य वृद्धि निकाल के जोड़ना है। मूल्य वृद्धि इंग्लिश वैल्यू एडेड बोलेंगे। फिर वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि कैसे मिलेगा, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती लागत को माइनस करना होगा। उत्पादन का मूल्य कैसे मिलता है, स्वैत्य उपभोग, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री कैसे मिलता है, घरेलू बिक्री जमा निर्यात, या दूसरा तरीका कि कितनी इकाई बेची आपने इनटू प्राइस पर यूनिट, प्रति इकाई कीमत क्या थी। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। और इंटरमीडिएट में क्या आता है, अन्य फर्मों से क्रय, आयात, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। चलो खत्म, उत्पादन विधि खत्म। दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं, हटा दो हटा दो। चलो आ जाओ, थ्योरी पोर्शन की भी बात करेंगे इसमें, चैप्टर नंबर 4 है ये, इसमें थ्योरी भी है। ये लो जी, आपका आ गया आय विधि, इनकम मेथड। बच्चों ध्यान दो, इनकम मेथड जिसको आप आय विधि का नाम देते हो, ये आपको सीधा कहां लेके आता है, एनडीपीएफसी, फुल फॉर्म बोलो, एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट, हिंदी शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। अरे ये तो कुछ होता है, याद करो एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय को हम एनडीपीएफसी बोलते हैं, मैंने पीछे बोला था। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, फिर बोल रहा हूं, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी, याद रखना। ठीक है, तो हमारा इनकम मेथड हमें कहां लेके आता है, एनडीपीएफसी पे। उत्पादन विधि कहां लेके आता था, जीडीपी एमपी पे। अब ये इनकम मेथड क्या कहता है, ध्यान दो। इनकम मेथड कहता है कि लोग तीन ही तरीकों से कमाते हैं। मैं बताता हूं आपको लोग कैसे कमाते हैं। या तो लोग किसी के यहां काम करते हैं, किसी के यहां काम करते हैं मतलब अपनी लेबर दे के आते हैं, जाके श्रम दे के आते हैं, मेहनत करके आते हैं। दूसरा, या तो लोग क्या करते हैं, उनके पास लैंड, जमीन, कैपिटल, पूंजी और एंटरप्रेन्योर, उद्यम है। पूंजी है या तो फिर भूमि है या तो उद्यम है, उससे कमाते हैं। या तो फिर लोग दोनों चीजें लगाते हैं, भूमि, पूंजी, उद्यम भी लगाते हैं और वहीं पर अपना लेबर भी देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से लोग तीन तरीकों से कमाते हैं। अब एक बात सोचो, आप सोचो, मान लो आपके पापा कहीं जॉब करने जाते हैं, तो बस वहां क्या देके आते हैं, लेबर, है ना। अच्छा, मान लो कि आपके पापा, कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा कहीं काम करने जाते हैं, तो लेबर देके आते हैं, मेहनत करके आते हैं वहां पे। मान लो कि आपके पापा कोई काम वाम करने नहीं जाते, उनके पास या तो लैंड है, जमीन है, वहां से किराया कमा लेते हैं, या तो पूंजी है, ब्याज व्याज पे लगा रखा है, शेयर मार्केट में लगा रखा है, वहां से कमा लेते हैं, या दिमाग में आइडिया है, कोई बिजनेस चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के
इनकम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं का मतलब ये नहीं होता कि खुद भी उसमें काम कर रहे हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है ना, वो क्या कर रहा है? वो पूरा उद्योग चला रहा है, तो ऐसे लोगों की इनकम इसमें आएगी। ठीक है, तीसरी तरफ आओ, मिश्रित आय। अब इसमें मुझको ले लो आप, मैं एक छोटा सा ट्यूशन टीचर हूं और मेरा एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर है। अब मेरी बात समझो, उस ट्यूशन सेंटर पे मैंने किराए पे जमीन लिया, मतलब लैंड लेके आया, फिर मैंने खुद ही कुछ पैसे भी लगाए, पूंजी भी लगाई, खुद ही आइडियाज भी लाता रहता हूं, एंटरप्रेन्योर भी लाता हूं, और उस सेंटर पे मैं खुद ही एज अ टीचर पढ़ाता भी हूं, मतलब लेबर भी डालता हूं। सुन गए मेरी बात? तो तीन तरीकों से लोग कमाते हैं। जैसे मान लो आप में से किसी के पापा है, उनकी कोई दुकान है, तो दुकान है तो जगह अरेंज किया उन्होंने, पैसा लगाया, और अब खुद ही उस दुकान पे वो बैठते भी हैं, दुकान चलाते भी हैं, है ना? तो ऐसे लोगों की इनकम को कहते हैं मिश्रित आय। ध्यान दो, जो लोग कहीं पे काम करके पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों की आय को कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हिंदी में कर्मचारी का पारिश्रमिक। ठीक है, याद रखो, हिंदी कर्मचारी का पारिश्रमिक। ठीक है, अच्छा, जो लोग काम नहीं करते, लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम या पूंजी से कमाते हैं, ऐसे लोगों की इनकम को क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। और तीसरा, जो दोनों करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना, वो बच्चे जिनके पापा की अपनी खुद की कोई दुकान है, कोई रेडी है, कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, तो उन सब की इनकम, जैसे मैं आ गया है ना, हम सब की इनकम किस में आ जाती है? मिश्रित आय में। क्यों? क्योंकि हमने भूमि भी लगाया, पूंजी भी लगाया, उद्यम भी लगाया, और खुद ही उसमें लेबर भी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आय को मिश्रित आय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिश्रित आय? मिश्रित आय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दोनों ही आय मिक्स है, उसमें हम काम भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो कर्मचारी का पारिश्रमिक भी है, हमने भूमि, पूंजी, उद्यम भी लगा रखा है, तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी है, इसलिए हम कहते हैं इसे मिश्रित आय। तो कर लो स्क्रीनशॉट इसको। देखो, इनकम मेथड आपको ले जाता है एनडीपीएफसी पे, और उसके लिए तीन इनकम जोड़नी है: कर्मचारी का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, और तीसरा क्या? मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तीनों को जोड़ते ही आप कहां पहुंच जाओगे? एनडीपीएफसी पे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे बच्चों। यार, जो लोग किसी के यहां काम करते हैं ना, उनको उनका कंपनसेशन तीन तरीकों से मिल सकता है: इन कैश, नगद के रूप में मजदूरी; इन काइंड, काइंड मतलब कोई वस्तु के रूप में मजदूरी; और तीसरा, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान। पहले देखो, जो लोग किसी के यहां काम करते हैं उनको कैश में क्या क्या मिल सकता है? कैश में उनको मिल सकता है वेजेस, वेजेस मजदूरी; सैलरी, सैलरी आपको पता है क्या होता है, वेजेस मजदूरी हो गया, सैलरी आपका वेतन हो गया; कमीशन आपको पता ही है कमीशन होता है, बोनस भी आपको पता है। ठीक है, और एक है डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, डीए बोलते हैं शॉर्ट में, डीए, महंगाई भत्ता। ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस। तो जो लोग किसी के यहां काम करते हैं, जिनको कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिलता है, तो उन लोगों को कैश में ये चीजें मिल सकती है: मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस और डीए। ठीक है, काइंड में क्या मिलेगा? मालिक कर्मचारी को कुछ सुविधाएं दे देगा। जैसे क्या? जैसे फ्री फूड, फ्री यूनिफॉर्म, बिना किराए के रहने की जगह, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो काइंड में ये चीजें मिल सकती है। ठीक है, और उसके अलावा इस पे ध्यान दो, देखो बात को समझो, वर्कर जो है उसके भविष्य की जिम्मेदारी भी मालिक की है। ठीक है, तो इसीलिए जब आज वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है, आज कोई बंदा आपके यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके भविष्य की सुरक्षा भी आपको ही करनी है। और उस सुरक्षा के लिए मालिक क्या करता है? एक स्कीम बना देता है। क्या स्कीम? स्कीम मतलब ये कि उसका एक बैंक में खाता खुलवा देता है, उस खाते में थोड़ा सा पैसा वर्कर की सैलरी से काट के डाला जाता है, और थोड़ा सा पैसा उसमें जो मालिक है वो अपनी जेब से डालता है, ताकि जब वर्कर फ्यूचर में रिटायर होगा तो उसको वो सारा पैसा इकट्ठा करके एक साथ दे दिया जाए, ताकि अपना वो भविष्य सुरक्षित कर पाए। तो ऐसी स्कीम को क्या कहते हैं? ऐसी स्कीम को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम या बेनिफिट। सामाजिक सुरक्षा का लाभ वर्कर को देना है। ठीक है, और उस स्कीम में पैसे कौन डाल रहा है? वर्कर भी अपनी सैलरी से डाल रहा है और मालिक भी अपनी जेब से डाल रहा है। देखो, जो वर्कर है उसकी पूरी सैलरी तो आप ले चुके हो, तो याद रखो, जो इंप्लॉई होगा, जो वर्कर होगा, उसका योगदान इसमें जो है वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको यहां पे सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन लेना है? इंप्लॉयर का। इंप्लॉयर, ये इंप्लॉय गलत लिखा हुआ है, इंप्लॉयर सिर्फ मालिक का योगदान, हिंदी सीधा
सीधा लिख लो, मालिक का योगदान सामाजिक सुरक्षा में। भाई देखो, वर्कर के सामाजिक सुरक्षा के लिए मालिक एक स्कीम बनाता है, मतलब बैंक में खाता खुलवा देता है उसका, जिस खाते को आप पेंशन या प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हो। अब उस अकाउंट में पैसे कौन कौन डालता है? थोड़ा सा वर्कर की सैलरी से कट के जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कहां से जाएगा? थोड़ा सा जाएगा कर्मचारी की जेब से। बात समझ गए? तो आपको याद रखना है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर, ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो मालिक का योगदान है, मालिक का योगदान जो सामाजिक सुरक्षा में है, पेंशन में या पीएफ में, वो आपको इसमें लेना है। आप देख लो, क्लियर कर लो, बिल्कुल साफ कर लो। भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3 तरीकों से है, नगद के रूप में, किस्म के रूप में, और मालिकों का योगदान सामाजिक सुरक्षा में। नगद में क्या? वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, डीए। और इसमें क्या है आपके पास? फ्री फूड, मुफ्त का खाना जो मालिक देगा वर्कर को, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री रहने की जगह, उसके अलावा जो है यातायात की सुविधा, ये सारी चीजें। और उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा स्कीम में भी जो मालिक ने योगदान दिया है, किसके लिए? वर्कर के लिए, पेंशन या पीएफ के नाम से। इधर आ जाओ, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, ये उन लोगों की इनकम है जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब मेरी बात समझो, जो पैसे से पैसा कमाते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, उनके पास 2 ही चीजें होती है, या तो उनकी कोई प्रॉपर्टी है, या तो उनकी कोई इंडस्ट्री है, उद्योग। प्रॉपर्टी है तो क्या मिलेगा? रेंट मिल जाएगा, किराया, अगर बिल्डिंग है। अगर मान लो कहीं पे एफडी कर रखा है, शेयर वेयर खरीद रखे, तो वहां से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिल जाएगा। और अगर कोई खाली जमीन है, खेत वेत है, तो उसके किराए को रॉयल्टी, लगान कहते हैं, लगान मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब कि संपत्ति से आय, और संपत्ति से आय में क्या मिलेगा वर्कर को? किराया, ब्याज या लगान। और दूसरा इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री, उद्योग से आय, और उद्योग से क्या क्या मिल सकता है वर्कर को? देखो, उद्योग से एक ही चीज मिलती है बच्चों, वो है इनकम। इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब लाभ मिल जाएगा, है ना, लाभ मिल जाएगा वर्कर को। और लाभ के कितने पार्ट होते हैं? देखो, जैसे ही आप प्रॉफिट कमाओगे, जैसे ही आप प्रॉफिट कमाओगे, आपका प्रॉफिट टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से टुकड़ों में? इनकम में से कुछ हिस्सा आपको टैक्स देना पड़ता है बच्चों। जब आप प्रॉफिट कमाओगे, मान लो आपकी कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से 10,000 आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, मान लो, ठीक है। फिर बचा हुआ पैसा जो है 90,000, उसमें से कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि सबको पता है भविष्य क्या है? अनिश्चित है। तो भविष्य अनिश्चित है, तो भविष्य के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। और जो बच गया, अब 50,000 बच गए, उससे सारे मालिक लोग आपस में बांट लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाभांश। तो आप याद रखो कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, लाभ जो है, जो कहां से आएगा? इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट आएगा, लाभ, वो प्रॉफिट कितने हिस्सों में बंटता है बेटा? सबसे पहले लाभ में से आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसको आप कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हो, हिंदी निगम कर या लाभ कर के नाम से जानते हैं। फिर कर देने के बाद कुछ प्रॉफिट आप कब के लिए रख लेते हो? भविष्य के लिए, जिसको आप क्या नाम देते हो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। वो लाभ जो अभी हमने बांटा नहीं है, इसको कुछ लोग रिटेन अर्निंग, संचित लाभ भी बोलते हैं। और अब जो बच गया पैसा, देखो, टैक्स दे दिया, फिर कुछ पैसा भविष्य के लिए भी रख लिया, और अब जो पैसा बच गया उसे एज अ डिविडेंड, लाभांश के रूप में सारे मालिक आपस में बांट लेते हैं। तो आप ध्यान दो, ऑपरेटिंग सरप्लस में या तो प्रॉपर्टी से आप कमा रहे हो या इंडस्ट्री से। प्रॉपर्टी से कमा रहे हो तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, किराया, ब्याज और लगान। और इंडस्ट्री से कमा रहे हो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 हिस्से, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है। और बेटा वो जो तीसरा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित रोजगार में लगे हुए लोगों की आय, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, बस ये पता होना चाहिए कि दोनों का क्या है, इसमें मिक्सचर है। रुक रुक के चल रहा है थोड़ा, चलो ठीक है, यहां तक सबको, आगे बढ़ते हैं। ये 2 मेथड हो गए, तीसरे पे बढ़ते हैं। देखो जरा तीसरा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। ओ भाई, जैसे कि उत्पादन विधि था ना, उत्पादन विधि कहां लाया था? जीडीपी-एमपी पे। आय विधि कहां लाया था? एनडीपी-एफसी पे। वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड भी कहां लाएगा? जीडीपी-एमपी पे। और क्या कहता है एक्सपेंडिचर मेथड? बहुत सीधी बात कहता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है 4 क्षेत्र होते हैं, एक होता है परिवार, एक होता है
फर्म, एक होता है सरकार, एक होता है विदेशी क्षेत्र। ठीक है, और हमें क्या देखना है, हमारे देश में जो फाइनल गुड्स और सर्विस बना, फाइनल गुड्स और सर्विस, अंतिम वस्तु और सेवा, उस पे इन चारों ने कितना कितना खर्चा किया, उसको जोड़ लो, बात खत्म। व्यय विधि से आप आ गए कहां, जीडीपी एमपी पे। देश में जो अंतिम वस्तु और सेवा बनी, उस पे चारों क्षेत्र ने कितना खर्चा किया, बात खत्म। अब मैं आपको साफ कर दूं, देखो जो परिवार क्षेत्र है वो दो खर्चे करता है, उपभोग और निवेश। जो उत्पादक है वो एक ही खर्चा करता है, निवेश, और जो गवर्नमेंट है वो भी उपभोग और निवेश करती है, और विदेशी देश करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात और निर्यात। ठीक है, देखो जब परिवार उपभोग व्यय करता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हिंदी निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी क्यों, क्योंकि परिवार क्षेत्र है। अंतिम क्यों, क्योंकि अंतिम वस्तु पे हो रहा है, और कैसा व्यय हो रहा है, उपभोग व्यय, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, फिर प्लस का निशान, और कौन करता है उपभोग, बताओ, सरकार करती है उपभोग, तो उसको क्या नाम दोगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो उपभोग तो करने वाले दो ही लोग हैं, हाउस होल्ड करेगा तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार करेगी तो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अरे यार बच्चों, उपभोग व्यय का मतलब पता है ना, वो खर्चा जो आप अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करते हो। ठीक है, जैसे मैं एक कपड़े लेके आया तो ये उपभोग व्यय है मेरा। ठीक है, तो उपभोग व्यय दो ही करेंगे, या तो परिवार करेगा या तो सरकार करेगी। अच्छा जी, अब देखो परिवार ने भी निवेश किया, उत्पादक ने भी निवेश किया और सरकार ने भी, इन तीनों के निवेश को ले लो, परिवार, उत्पादक, सरकार, मतलब हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म, तीनों के इन्वेस्टमेंट को ले लो और उसको जोड़ के क्या बोलते हैं, तीनों का ही उठा लिया हमने, उसको कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस क्यों, क्योंकि अभी तक हमने डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास घटाया नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। घरेलू क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ परिवार, उत्पादक और सरकार है, विदेशी क्षेत्र नहीं है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक। और कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हिंदी पूंजी निर्माण, ये क्यों, क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट, निवेश का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। बोलो ठीक हो। और आखिरी बात पे आओ, अब्रॉड सेक्टर, विदेशी देश। तुम बताओ यार, विदेशी देश के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, क्या करते हैं हम विदेशी देश के साथ, सिर्फ एक चीज, निर्यात और आयात। निर्यात का क्या मतलब है, अगर हमने विदेशों को बेचा तो निर्यात, और हमने विदेशों से खरीदा तो आयात। तो विदेशी देश वालों ने कितना खर्चा किया, उसको शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। और उसे कैसे निकालते हैं, तो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात माइनस इंपोर्ट मतलब आयात। जैसे मान लो हमने विदेश वालों को $100 का बेचा और हमने उनसे $60 का खरीदा, तो उनका हमारे यहाँ पे नेट खर्चा कितना हो गया, $40। तो विदेशी खर्चे को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। और देश के अंदर तीन है, परिवार, उत्पादक और सरकार। तो परिवार उपभोग व्यय भी कर सकती है, सरकार भी उपभोग व्यय कर सकती है। तो परिवार के उपभोग व्यय को क्या बोलेंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार के उपभोग व्यय को क्या बोलेंगे, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और फिर तीनों के निवेश व्यय को, परिवार, उत्पादक और सरकार, तीनों के निवेश व्यय को क्या बोलेंगे, ग्रॉस। ग्रॉस क्यों, क्योंकि डेप्रीशिएशन नहीं घटाया। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्यों, क्योंकि देश के अंदर का है। और कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, ये निवेश का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये चारों को जोड़ते ही आप पहुंचेंगे जीडीपी एमपी पे। एक छोटी सी बात और जान लो बच्चों, ये जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स का मतलब होता है स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, मतलब कि माल सूची में परिवर्तन। तो भैया ये जो चेंज इन स्टॉक है, ये तो आप पहले ही जानते हो, उत्पादन विधि में भी था। कैसे निकालते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक, हिंदी अंतिम स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, तो आप याद रखो कि जो पूंजी निर्माण है उसके दो हिस्से हैं, एक है स्थिर पूंजी निर्माण, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, और दूसरा है माल सूची निवेश, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बस ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो इसको, और तीनों मेथड अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि अगली वीडियो में तीनों मेथड के न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। चलो ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जय श्री राम।